नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना के निर्णय से शैक्षणिक संस्थानों में सीटों की कमी की समस्या दूर होगी। औषधि महानियंत्रक ने 12 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए कोविड वैक्सीन कोर्बेवैक्स के आपात उपयोग की मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान कल। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को दर्शाने वाला एक सप्ताह का विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम देश भर में 75 स्थानों पर आज से शुरू। उच्चतम न्यायालय ने पिछले वर्ष के अपने फैसले को चुनौती देने वाली साइरस मिस्त्री की पुनर्विचार याचिका स्वीकार की। न्यायालय ने मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटाने को सही ठहराया था। भारत से अटारी वाघा सीमा होते हुए अफगानिस्तान के लिए 10,000 टन गेहूं की पहली खेप आज भेजी जाएगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से अलग हुए दोनेत्स्क और लुहांस्क की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए। समाचार प्रभात में अलका सिंह के साथ मैं लवली निगम। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। कल के अमृत महोत्सव क्विज का प्रश्न था, ओडिशा के 12 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने अपनी नाव में पुलिस कर्मियों और सैनिकों को बिठाने से इनकार कर दिया था और सैनिकों के आगमन के बारे में अपने गांव के लोगों को सचेत करने के प्रयास में प्राणों की आहुति दी थी। उनकी बहादुरी और देशभक्ति को प्रसिद्ध उड़िया कवि सची राउतरे की कविता बोटमैन ने अमर कर दिया था। इसका सही जवाब है बाजी राउत। 10 अक्टूबर 1938 की रात को कई पुलिसकर्मियों और सैनिकों ने बाजी राउत से उन्हें अपनी नाव से ब्राह्मणी नदी पार करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की। 12 वर्ष के इस बालक ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि आप लोगों के दुश्मन हैं। एक सैनिक ने बंदूक की बट से उसके सिर पर हमला किया जिससे उसका सिर फट गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद राउत ने शोर मचाया और गांव वालों को सैनिकों तथा पुलिसकर्मियों के आने के बारे में सचेत कर दिया। अधिक रक्तस्राव होने के कारण बाजी राउत की उसी रात मृत्यु हो गई। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं से उत्तर मिले हैं। भाग्यशाली विजेता हैं पश्चिम बंगाल हावड़ा के ठाकी रानी चाकी की सुचित्रा शर्मा। नमस्कार, मैं सुचित्रा शर्मा पश्चिम बंगाल से बोल रही हूँ। मैं 8 सालों से ऑल इंडिया रेडियो सुनती आ रही हूँ। ये जो ऑल इंडिया रेडियो अमृत महोत्सव के साथ प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम चला रही है, जिसके जरिए हमें अनेक महान हस्तियों के बारे में जानकारी मिलती है जिन्होंने हमारे देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं देश की आजादी में पश्चिम बंगाल का एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है और मुझे आज बेहद खुशी हो रही है कि मैं आज के क्विज की विजेता रही हूँ। इसके लिए आकाशवाणी की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी तरफ से पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई हो देश की आजादी के अमृत महोत्सव के लिए। आज का प्रश्न है, कर्नाटक की उस महिला स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने 16 वर्ष की आयु में उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू किया था। उन्हें गिरफ्तार किया गया, सजा दी गई और फिर गिरफ्तार किया गया।
कारागार अवधि के दौरान उन्होंने भाषण दिए, कताई बुनाई की शिक्षा दी और प्रभात फेरियों का आयोजन किया। प्रश्न एक बार फिर सुन लें। कर्नाटक की उस महिला स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने 16 वर्ष की आयु में उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू किया था। उन्हें गिरफ्तार किया गया, सजा दी गई और फिर गिरफ्तार किया गया। कारागार अवधि के दौरान उन्होंने भाषण दिए, कताई बुनाई की शिक्षा दी और प्रभात फेरियों का आयोजन किया। श्रोता अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। इसे एक बार फिर सुन लें। व्हाट्सएप नंबर 8826546262 और ईमेल पता है amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना के निर्णय से देश के शिक्षा संस्थानों में सीटों की कमी की समस्या दूर हो जाएगी। केंद्रीय बजट 2022-23 के सकारात्मक प्रभाव के संबंध में वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने सभी संबंधित पक्षों से यह सुनिश्चित करने की अपील की कि डिजिटल विश्वविद्यालय जल्द से जल्द काम करना शुरू कर दे। साथियों, नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी भारत की शिक्षा व्यवस्था में अपनी तरह का अनोखा और अभूतपूर्व कदम है। ये डिजिटल यूनिवर्सिटी में वो ताकत देख रहा हूं कि ये यूनिवर्सिटी हमारे देश में सीटों की जो समस्या होती है उसे पूरी तरह समाधान दे सकती है। जब हर विषय के लिए अनलिमिटेड सीट्स होगी तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन शिक्षा जगत में आ जाएगा। ये डिजिटल यूनिवर्सिटी लर्निंग और रीलर्निंग की मौजूदा और भविष्य की जरूरतों के लिए युवाओं को तैयार करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल संपर्क ने ही वैश्विक महामारी के समय देश की शिक्षा व्यवस्था को चालू रखा। उन्होंने कहा कि ई विद्या, एक कक्षा एक चैनल, डिजिटल लैब और डिजिटल विश्वविद्यालयों से छात्रों को काफी मदद मिलेगी। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि बहुत से राज्यों में मेडिकल और तकनीकी शिक्षा स्थानीय भाषाओं में शुरू हो चुकी है। ये डिजिटल कनेक्टिविटी है जिसने वैश्विक महामारी के इस समय हमारी शिक्षा व्यवस्था को बचाए रखा। हम देख रहे हैं कि कैसे भारत में तेजी से डिजिटल डिवाइड कम हो रहा है। डिजिटल एजुकेशन डिजिटल फ्यूचर की तरफ बढ़ते भारत के व्यापक विजन का हिस्सा है। इसलिए ई विद्या हो, वन क्लास वन चैनल हो, डिजिटल लैब्स हो, डिजिटल यूनिवर्सिटीज हो, ऐसा एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर युवाओं को बहुत मदद करने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट 2022-23 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में काफी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि बजट में शिक्षा से जुड़े 5 क्षेत्रों पर अधिक बल दिया गया है। भारत के औषधि महानियंत्रक ने 12 से 18 वर्ष आयु वर्ग के किशोरों के लिए कोरोना रोधी टीका कोर्बेवैक्स के आपात उपयोग को मंजूरी दे दी है। इस टीके को हैदराबाद की फार्मास्यूटिकल कंपनी बायोलॉजिकल ई ने विकसित किया है। ये रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन प्रोटीन सब यूनिट आधारित पहला स्वदेशी कोरोना रोधी टीका है। इससे पहले इस टीके को पिछले वर्ष दिसंबर में वयस्कों के लिए आपात उपयोग की अनुमति दी गई थी। इस टीके की 28 दिन के अंतराल के बाद 2 डोज दी जाएंगी। इस टीके को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखा जाएगा। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कोविड कार्यकारी समूह के अध्यक्ष डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने वैक्सीन की गुणवत्ता के बारे में बताया। ये एक बहुत अच्छी वैक्सीन है। इसके जो आंकड़े हैं वो बहुत उत्साहजनक हैं और ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप 12 से 18 साल के बच्चों के लिए भी रेगुलेटर ने इस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। फिलहाल हम सबका एक ध्येय है कि 15 से 18 साल के बच्चों में जो टीकाकरण है वो पूरा हो जाए और साथ ही साथ भारत में बचे हुए जो वयस्क हैं जिनको टीका लगना है वो पूरा हो जाए। ये वैक्सीन जैसे
हमारे पास इस समय हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, उसी तरीके से कॉर्बावैक्स भी वैसी ही वैक्सीन है और इंजेक्शन के द्वारा इंट्रामस्कुलर वैक्सीन दी जाती है, जैसे कि कोविशील्ड दी जा रही है, जैसे कि कोवैक्सीन दी जाती है। और एक विशेषता ये है कि वैक्सीन लगाने के बाद लगाने वाली जगह में सूजन, दर्द, बुखार और वैक्सीन के मुकाबले काफी कम होता है। देश में 175 करोड़ 78 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 32 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं तथा 60 वर्ष से अधिक लोगों को 91 लाख से अधिक एहतियाती डोज दी गई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे। इस चरण में विधानसभा की 59 सीटों पर मतदान होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। जिन 9 जिलों में कल वोट पड़ेंगे उनमें पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, लखनऊ, फतेहपुर और बांदा शामिल हैं। ये जिले तराई से लेकर अवध और बुंदेलखंड तक फैले हुए हैं। इस चरण में 624 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। प्रमुख राजनीतिक दलों जैसे भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, अपना दल, कांग्रेस और AIMIM ने अपने उम्मीदवार इस चरण में उतारे हैं। राज्य की राजधानी लखनऊ की 9 सीटों पर भी इसी चरण में वोट डाले जाएंगे, जहां बेहद दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। पिछले चुनाव में भाजपा ने 9 में से 8 सीटों पर कब्जा किया था, वहीं समाजवादी पार्टी को मात्र 1 सीट मिली थी। कल के मतदान में वोटर यहां भाजपा सरकार के मंत्रियों आशुतोष टंडन, ब्रजेश पाठक, पुलिस अफसर से राजनेता बने और भाजपा उम्मीदवार राजेश्वर सिंह, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की पत्नी जया देवी, पूर्व सपा मंत्रियों रविदास मल्होत्रा, अभिषेक मिश्रा और पूर्व सांसद सुशीला सरोज की किस्मत का फैसला करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश में बाकी चरणों और मणिपुर में 2 चरणों में होने वाले मतदान के लिए प्रचार तेज कर दिया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता प्रचार में जुटे हैं। मणिपुर में सभी पार्टियां जोर शोर से प्रचार कर रही हैं। राज्य में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के इम्फाल में आज एक रैली को संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री और भाजपा नेता नरेंद्र मोदी कुछ घंटे बाद इम्फाल ईस्ट जिले के हाइंगांग विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक रैली की संबोधित करेंगे। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। श्री मोदी के मणिपुर दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किया गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने मणिपुर में श्री मोदी को जोश से स्वागत करने की तैयारी भी कर ली है। चुनावी रैली में भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है और रैली में भाजपा पार्टी के नेता शामिल होंगे। इस बीच मणिपुर के 6 चुनावी जिलों के चुनाव अधिकारी भी पहले चरण के मतदान के लिए तैयार है। पहले चरण की मतदान में मणिपुर के 6 चुनावी जिलों के 38 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 28 फरवरी को मतदान होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए इम्फाल से जे थोक्सोम। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना के निर्णय से शैक्षणिक संस्थानों में सीटों की कमी की समस्या दूर होगी। औषधि महानियंत्रक ने 12 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए कोविड वैक्सीन कॉर्बेवैक्स के आपात उपयोग की मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान कल। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों को दर्शाने वाला एक सप्ताह का विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम देश भर में 75 स्थानों पर आज से शुरू। उच्चतम न्यायालय ने पिछले वर्ष के अपने फैसले को चुनौती देने वाली साइरस मिस्त्री की पुनर्विचार याचिका स्वीकार की। न्यायालय ने मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटाने को सही ठहराया था। भारत से अटारी बाघा सीमा होते हुए अफगानिस्तान के लिए 10,000 टन गेहूं की पहली खेप आज भेजी जाएगी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से अलग हुए दोनेत्स्क और लुहांसा को स्वतंत्रता को मान्यता देने वाले आदेश पर हस्ताक्षर किए। उच्चतम न्यायालय ने पिछले वर्ष टाटा समूह के पक्ष में फैसला सुनाने वाले अपने फैसले को चुनौती देने वाली साइरस मिस्त्री की पुनर्विचार याचिका स्वीकार कर ली है। याचिका को 2-1 के बहुमत से स्वीकार किया गया है और 9 मार्च को खुली अदालत में इसकी सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश एनवी रामन की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यन की पीठ ने याचिका पर विचार किया। उच्चतम न्यायालय ने पिछले वर्ष मार्च में अपने फैसले में साइरस मिस्त्री को अध्यक्ष पद से हटाने के टाटा सन्स के फैसले को बरकरार रखा था। भारत से आज अटारी वाघा सीमा होते हुए अफगानिस्तान के लिए 10,000 टन गेहूं की पहली खेप भेजी जाएगी।
आकाशवाणी के साथ विशेष भेंट में भारत में विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रतिनिधि और स्थानीय निदेशक बिशोऊ पाराजुली ने कहा कि भारत और पाकिस्तानी अधिकारियों तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में अटारी वाघा सीमा से पहली सहायता खेप औपचारिक रूप से रवाना की जाएगी। It is a great news that India joining hand to help Afghani population and India showing its humanity in the crisis time where Afghanistan is faced by a serious food crisis. Almost half of the population are hungry, and therefore any support and all the support countries can provide would be a big help. And of course, India's support is absolutely warmly welcome, and in WFP we want to see this only as a beginning and want to have increased cooperation between the World Food Programme and India in Afghanistan, in other countries in crisis. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन से अलग हुए क्षेत्रों दोनेत्स्क और लुहांस्क की स्वतंत्रता को मान्यता देने के शासनादेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। उन्होंने देर रात टेलीविजन पर संबोधन में इसकी घोषणा की। राष्ट्रपति पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के दोनों क्षेत्रों के स्वतंत्रता की मान्यता देने के बाद वहां सैनिक टुकड़ियां तैनात करने का भी आदेश दिया। उन्होंने रूस की रक्षा मंत्रालय से दोनों क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा बल भेजने को कहा। अमरीका और यूरोप ने उनके इस कदम की निंदा की है और नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। हालांकि अभी तत्काल ये स्पष्ट नहीं है कि क्या रूस की सैनिक कार्रवाई को पश्चिमी देश पूरी तरह आक्रमण की शुरुआत मानेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में सरकार आज से देशभर में 75 स्थानों पर विज्ञान सर्वत्र पूज्यते स्मरणोत्सव आयोजित करेगा। एक सप्ताह तक चलने वाला ये कार्यक्रम देश की वैज्ञानिक विरासत और प्रौद्योगिकी कौशल को प्रदर्शित करेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉ एस चंद्रशेखर ने कहा कि ये कार्यक्रम न केवल छोटे बच्चों को बल्कि आम नागरिकों को भी प्रेरित करेगा। कार्यक्रम विभिन्न भारतीय भाषाओं में आयोजित किया जाएगा और इसमें 75 फिल्मों की स्क्रीनिंग भी की जाएगी। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस संघर्ष की झलक। आज की इस कड़ी में हम याद कर रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली कस्तूरबा गांधी को। उनका निधन 22 फरवरी 1944 को हुआ था। कस्तूरबा गांधी को लोग ससम्मान बा कहकर पुकारते थे। कस्तूरबा पहली महिला सत्याग्रहियों में शामिल थीं। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने सभी गैर ईसाई विवाहों को कानूनन अमान्य घोषित करने के सरकार के फैसले के विरोध में 1913 में फिनिक्स से ट्रांसवाल तक मार्च किया। कस्तूरबा को सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। जेल में कस्तूरबा ने शिक्षित महिलाओं को निरक्षर महिलाओं को पढ़ना लिखना सिखाने की प्रेरणा दी। महात्मा गांधी के साथ कस्तूरबा गांधी 1915 में भारत वापस आ गई। जब गांधी जी 1917 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय हुए, तब कस्तूरबा भी उनके साथ स्वतंत्रता आंदोलनों में शामिल हो गई। समाज को जीतना है। 4 गुना लगान देते हैं, अपने बच्चों को भूखा मारते हैं हम। इसीलिए हमें एक होना है। स्वाधीनता संघर्ष के लिए कस्तूरबा की प्रतिबद्धता केवल गांधी जी के समर्थन तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वे स्वतंत्रता आंदोलन से गंभीरता के साथ जुड़ी थीं। उन्होंने देश भर में नागरिक कार्यों और विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। 1917 में सत्याग्रह के दौरान कस्तूरबा ने बिहार के चंपारण में महिला कल्याण के लिए कार्य किया। 1922 में उन्होंने गुजरात के बोरसाड़ में सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। कस्तूरबा को कई बार गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। 1939 में उन्होंने राजकोट की महिलाओं के विशेष आग्रह के बाद ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन में भाग लिया। कस्तूरबा को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और 1 महीने के लिए एकांत कोठरी में बंदी बनाए रखा।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो उन्होंने अपने स्थान पर कस्तूरबा को मुंबई के शिवाजी पार्क में जनसभा को संबोधित करने के लिए कहा। गिरफ्तारी का आभास होने पर कस्तूरबा ने सुशीला नायर को जनता के लिए अपना संदेश लिखवाया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक में कल रात गांधी जी ने 2 घंटे तक अपने दिल की सारी बात की। मैं उसमें और क्या जोड़ सकती हूँ? हमारे लिए यही काफी है कि हम उनके आदर्शों पर चलें। भारत की महिलाओं को अपनी क्षमता सिद्ध करनी होगी। उन्हें भी जाति या नस्ल का भेदभाव छोड़कर पूरी तरह इस संघर्ष से जुड़ना चाहिए। सत्य और अहिंसा हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत होने चाहिए। बैठक के लिए जाते समय कस्तूरबा को रास्ते में ही रोक लिया गया और मुंबई की आर्थर रोड जेल भेज दिया गया। जेल की जिस कोठरी में कस्तूरबा को रखा गया वो बहुत गंदी थी, इसीलिए वे बीमार हो गईं। कुछ दिन बाद उन्हें पुणे के आगा खां पैलेस भेज दिया गया, जहां गांधी जी को हिरासत में रखा गया था। ये उनकी आखिरी कैद साबित हुई, क्योंकि इसी दौरान उनका निधन हो गया। भारत की इस महान विभूति को हमारा शत शत नमन। आज हम स्वाधीनता सेनानी जतीन्द्र मोहन सेनगुप्त का भी स्मरण कर रहे हैं। वे देशप्रिय के नाम से भी लोकप्रिय थे। उनका जन्म 22 फरवरी 1885 को बंगाल प्रेसिडेंसी के चटगांव में हुआ था। वे मूल रूप से अनुशीलन समिति के सदस्य थे। जितेंद्र मोहन ने 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए वकालत छोड़ दी। उन्होंने ईस्ट बंगाल रेलवेज के कर्मचारियों के आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने हड़ताल में शामिल रेल कर्मियों को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई। वे चांदपुर में चाय बागानों के सत्याग्रही मजदूरों के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे। उन्हें 1921 में गिरफ्तार किया गया, लेकिन शीघ्र ही रिहा कर दिया गया। देशबंधु चित्तरंजन दास के बाद जतीन्द्र बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। वे 1925 में कलकत्ता निगम के महापौर भी रहे और 1926 में बंगाल विधान परिषद के लिए निर्वाचित हुए। फरवरी 1930 में जतीन्द्र बर्मा गए और रंगून में जनसभा को संबोधित किया। भीड़ को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उकसाने और बर्मा को भारत से अलग करने के विरोध के आरोप में जतीन्द्र को 14 मार्च 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें रंगून में पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। जतीन्द्र पर मुकदमा चला, लेकिन बाद में उन्हें बरी कर दिया गया। इसके उपरांत वे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए कोलकाता लौट आए। अप्रैल 1930 में चटगांव मालखाने पर हमले के बाद वहां के लोगों पर ब्रिटिश पुलिस ने अत्याचार किया। चटगांव के लोगों को न्याय दिलाने के लिए जतीन्द्र ने इस कृत्य की अपने स्तर पर जांच आरंभ की। वे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए अक्टूबर 1930 में लंदन गए और वहां अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। भारत लौटते समय मुंबई के निकट 20 जनवरी 1932 के दिन उन्हें जहाज से गिरफ्तार कर लिया गया और यरवड़ा जेल भेज दिया गया। जेल में उत्पीड़न और एकांतवास के कारण जतीन्द्र का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा तो उन्हें अलीपुर जेल लाया गया। इसके बाद उन्हें रांची भेज दिया गया। वहां केवल उनकी पत्नी को ही उनसे मिलने की अनुमति दी गई। 23 जुलाई 1933 को रांची जेल में जतीन्द्र मोहन ने अंतिम सांस ली। शहीद जतीन्द्र मोहन को हमारा शत शत नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग की ये कड़ी अब यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। और अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली में आज दिन में तेज हवाएं चलेंगी। मुंबई में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई में सुबह धुंध और बाद में बादल छाए रहेंगे। कोलकाता में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर, जम्मू, गिलगित और मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। लेह में हल्का हिमपात होने की संभावना है। और अलका, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी लवलीन, अखबारों में आज अलग अलग खबरों को प्राथमिकता दी है। राष्ट्रीय सहारा की पहली खबर है, भारत के औषधि महानियंत्रक ने 12 से 18 साल के आयु वर्ग के लिए कोविड-19 के कॉर्बेवैक्स
को सीमित आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। हिन्दुस्तान ने बोर्ड परीक्षा ऑफलाइन या नहीं, कोर्ट करेगा फैसला, इस खबर को प्रमुखता से देते हुए लिखा है, छात्रों ने याचिका में सभी राज्य बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड की ऑनलाइन परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है। राजस्थान पत्रिका ने यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्रों को स्वतंत्र मान्यता देने के विचार पर लिखा है, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, पूर्वी यूक्रेन में शांति योजना से खत्म नहीं होगा संघर्ष। एयर इंडिया आज तथा 24 और 26 फरवरी को भारत और यूक्रेन के बीच उड़ानें संचालित करेगी। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने कहा कि लगातार बढ़ते तनाव और अनिश्चितता को देखते हुए कुछ अतिरिक्त उड़ानों की भी व्यवस्था की जा रही है। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न एक बार फिर सुन लें। कर्नाटक की उस महिला स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जिसने 16 वर्ष की आयु में उडुपी में विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू किया था। उन्हें गिरफ्तार किया गया और सजा दी गई। कारागार अवधि के दौरान उन्होंने भाषण दिया, कताई बुनाई की शिक्षा दी और प्रभात फेरियों का आयोजन किया। आप अपने जवाब हमें व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना के निर्णय से शैक्षणिक संस्थानों में सीटों की कमी की समस्या दूर होगी। औषधि महानियंत्रक ने 12 से 18 वर्ष के किशोरों के लिए कोविड वैक्सीन कॉर्बेवैक्स के आपात उपयोग की मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान कल और भारत से अटारी वाघा सीमा होते हुए अफगानिस्तान के लिए 10,000 टन गेहूं की पहली खेप आज भेजी जाएगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।